नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। जून 2025 में वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट जारी करी। विश्व भर में गरीबी को लेकर ये रिपोर्ट जारी हुई और इस रिपोर्ट में भारत के बारे में जो कुछ कहा गया है, अगर आप वर्ल्ड बैंक पर यकीन करें, वर्ल्ड बैंक की बात में, विश्व बैंक की बात में यकीन करें तो आपको बड़ा सुकून मिलेगा। आपको लगेगा जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में सत्ता में आने से पहले वादे किए थे वो बड़ी तेज़ी से पूरे हो रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है और आम आदमी, जो भारत का गरीब गुरबा है, वो तेज़ी से अमीरी के पथ में चल पड़ा है। यह रिपोर्ट कहती है कि पिछले एक दशक में, यानी कि लगभग 2015 के बाद से भारत में 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल आए हैं। इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा प्रपंच कोई और नहीं हो सकता। ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत बड़ा झूठ है। कैसे है, इसको समझने से पहले आप अदम गोंडवी साहब की एक कविता सुनिए। उस कविता का मर्म आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी झूठी ये रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की और कितने झूठे हैं हमारे सत्ताधारी जो यह क्लेम करते हैं कि हम एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, इसलिए अमृतकाल चल रहा है। ये कैसा अमृतकाल है, इसकी सच्चाई मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। पहले सुनिए अदम गोंडवी जी क्या कहते हैं। अदम गोंडवी ने कई दशक पहले ये लिखी थी कविता। इसमें वो कहते हैं कि 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, 100 में 70 आदमी फिलहाल जब नाशाद हैं, दिल पर रख कर हाथ कहिए देश क्या आज़ाद है। बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं कि कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए, कोठियों से मुल्क की मयार को मत आंकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। जिस शहर में मुंतजिम अंधे हों जलवा गाह के, वाह, जिस शहर में मुंतजिम अंधे हों जलवा गाह के, उस शहर में रोशनी की बात बेबुनियाद है। ये नई पीढ़ी पर निर्भर है वही जजमेंट दे, यह नई पीढ़ी पर निर्भर है वही जजमेंट दे। फलसफा गांधी का मौजू है कि नक्सलवाद है, यह गजल मरहूम मंटो की नज़र है दोस्तों, जिसके अफसाने में ठंडे गोश्त की रुदाद है। अब आप समझिए, इस अदम गोंडवी जी ने जो कहा उसको ध्यान में रखते हुए समझिए कि वर्ल्ड बैंक ने कितना बड़ा झूठ बोला है जून 2025 में जारी अपनी रिपोर्ट से। देखिए, सबसे पहली बात तो समझने की यह है कि भारत इस समय उस आर्थिक चौराहे पर खड़ा है जहां हर ओर चौतरफा सोते जागते विकास के दावे गूंज रहे हैं। ये विकास बड़ी अजब चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है। ये मिस्टर इंडिया की तरह है जो दिखाई नहीं देती है लेकिन इसकी बातें हर जगह सुनाई दे रही हैं। इन दावों के पीछे, इस कथित विकास के दावों के पीछे करोड़ों पेटों की भूख जो है दब चुकी है। सरकार की रिपोर्ट में विकास दर ऊंची है, निवेश बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है, जो कि सच भी है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय बहुत अच्छे स्तर पर है। हर मंच से यह कहा जा रहा है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है और जल्दी ही जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर कहीं आगे बढ़ जाएगा, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर सरकार के आर्थिक सलाहकार, सरकार के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता तक एक ही बात कह रहे हैं कि अमृतकाल चल रहा है। अदम गोंडवी जी की कही बात को याद रखिए। ये कैसा अमृतकाल है, जरा आंख बंद कीजिए और सोचिए, ध्यान लगाइए, किसी आम भारतीय की जिंदगी में झांकिए। ना तो वहाँ अमृत है, ना ही इस काल का कोई अर्थ है। वहाँ केवल विष है। विष है बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का और एक ऐसी निःशब्द उम्मीद का जो हर बार टूटती है और टूटती ही जाती है। सरकार कह रही है, सरकार बहादुर कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था 7.8%, 7.8% की रफ्तार से दौड़ रही है। ये आंकड़ा सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब यही आंकड़ा किसी दिहाड़ी मजदूर या खेतिहर परिवार के सामने रख दिया जाए तो बेचारा यदि समझेगा तो केवल मुस्कुरा देगा और उसकी मुस्कुराहट में बहुत पीड़ा होगी।
यह ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लिए विकास केवल अखबार की स्याही है, केवल नेताओं के दावे हैं, जीवन की सच्चाई नहीं है। भारत की प्रति व्यक्ति आय आज भी 140 करोड़ के भारत की प्रति व्यक्ति आय आज भी लगभग $2,600 है। और आप जानते हैं यदि विश्व में 190 देश हैं तो हमारा स्थान क्या है? 143। हम 143वें नंबर में हैं। यानी हर एक औसतन भारतीय नागरिक उतना ही कमाता है जितना एक विकसित देश का नागरिक हफ्ते भर में खर्च कर देता है। ये आंकड़ा खुद बता रहा है कि विकास की चकाचौंध में आदमी कितना पीछे छूट गया है। अब आप जिस रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, जिसका बड़ा हो हल्ला मचाया गया पूरे देश भर में, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट सरकार के अनुकूल आई तो हल्ला तो मचना ही था। गोदी मीडिया ने गजब का बोला इस पर, बताया कि भारत चमक गया है, उदित भी हो गया है और मुदित भी है। उसका सच जानिए। प्रति व्यक्ति आय वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो नीचे से गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं और अत्यधिक नीचे रहते हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय यदि $3 है तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माना जाएगा। और यहां पर एक समझने की बात है कि वर्तमान जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के आंकड़े हैं उनके अनुसार भारत में परचेजिंग पावर जो है, रुपये की परचेजिंग पावर जो है, वो अंतर्राष्ट्रीय डॉलर के लगभग 20.66 रुपया है। तो $3 अगर भारतीय कमा रहा है तो यानी वो 62 रुपया प्रतिदिन कमाता है। 62 रुपया। अब आप सोचिए, क्या 62 रुपये में आप ऑटो का किराया, बस का किराया, दवाई, बुनियादी ज़रूरतें और खाना पीना कर सकते हैं, किराया दे सकते हैं? बात साफ है कि ये संभव नहीं है। इसलिए ये रिपोर्ट और ये जो $3 का बेंचमार्क रखा गया है, ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ और कोई हो ही नहीं सकता है कि आप 62 रुपये में, और आप 62 भी छोड़ दीजिए, अगर आप इसके वर्तमान डॉलर की कीमत से नापें तो 180 रुपया भी अगर कोई आदमी प्रतिदिन में कमा रहा है तो क्या वो अपना जीवन यापन कर सकता है इस मुल्क में जहां गरीबी इतनी तेजी से बढ़ रही है? नहीं कर सकता है। मैं आपको कुछ और आंकड़ा समझाता हूं। यदि आप $3 वाली थ्योरी पर चलें विश्व बैंक की, तो 83% से ज़्यादा भारतीय अभी भी 171 रुपये से कम प्रतिदिन पर गुजारा कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कन्वर्जन रेट, परचेजिंग पावर 20 रुपये के करीब है। तो 83% लोग अभी भी 171 रुपये से कम कमा रहे हैं प्रतिदिन। और यह प्रतिदिन का आंकड़ा विश्व बैंक की क्रय शक्ति क्षमता, PPP जिसे कहा जाता है, उसके आधार पर $8.4 होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति $8.40 कमाता है तो उसको आप गरीबी रेखा से ऊपर मान सकते हैं विश्व बैंक के अनुसार। लेकिन जो रिपोर्ट आई है कि 26 करोड़ लोग बाहर निकल आए हैं, वो $3 के बेंचमार्क में आई है। विश्व बैंक का ही एक दूसरा बेंचमार्क कि अत्यधिक गरीब अगर $3 भी कमा रहा है तो माना जाएगा कि वो अत्यधिक गरीबी रेखा से ऊपर आ गया है। 65 रुपया प्रतिदिन कमाने वाले को आप कह रहे हैं, विश्व बैंक कह रहा है, सरकार उसको ढोल बजाकर कह रही है कि 65 रुपया कमा रहा है इसलिए अत्यधिक गरीबी रेखा से नीचे है। इसका मतलब पिछले एक दशक में 26 करोड़ भारतीय बाहर आए हैं, जो बहुत गर्व की बात है, धिक्कार की बात है। यह सम्मानजनक जीवन नहीं है। आप बात गरीबी रेखा की करते हैं, आप गरिमा रेखा की क्यों नहीं बात करते हैं? क्या भारत का आम नागरिक 65 रुपया कमाकर गरिमा रेखा के ऊपर हो सकता है यदि कोई गरिमा रेखा बनाई जाए तो? और सच सुनिए, विश्व असमानता डेटाबेस जारी होता है कि कितना असमानता है विश्व में। उस असमानता का जो डेटाबेस है वो बताते हैं कि केवल 1% भारतीय, अडानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला, इन लोगों के पास देश की 40.1% संपत्ति है। 1% भारतीय के पास। और निचले 50% लोगों के पास, जो निचले हैं उनके पास, जो गरीबी रेखा को टच कर रहे हैं, उनके पास मात्र देश की 6.4% संपत्ति में हिस्सेदारी है। और जानिए, शीर्ष 10% लोग राष्ट्रीय आय का
57.7% हिस्सा अपने घर ले जाते हैं। इनइक्वालिटी की स्थिति देखिए, कितनी इनइक्वालिटी इस मुल्क में है, और फिर भी हमारे नेता निर्लज्ज होकर कहते हैं कि यह अमृत काल चल रहा है। धिक्कार है ऐसे अमृत काल को। देश का आधा हिस्सा दाने दाने के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि एक छोटा सा हिस्सा जो है वो अकल्पनीय विलासिता का जीवन जी रहा है। एंटालिया देखिए आप, जो मुकेश अंबानी का घर है, 15,000 करोड़ के घर में 6 लोग रहते हैं या 7 लोग रहते हैं जो परिवार के हैं, और घर की कीमत है 15,000, कई मंजिला घर है। ऐसा देश बनाने की कल्पना 1947 में नेहरू ने, गांधी ने, पटेल ने, अंबेडकर ने की थी क्या? इसीलिए संविधान में एक शब्द लाया गया था उसके प्रियम्बल में, सोशलिस्ट, समाजवादी शब्द। कैसा समाजवाद है? बहरहाल, हमारे अर्थव्यवस्था की एक बड़ी विडंबना यह है कि ये ऊपर से चमकदार दिखती है, नीचे से पूरी तरह खोखली है। और इसका कारण जानते हैं? सत्ता के गलियारों में बैठकर जब अधिकारी ग्रोथ का ग्राफ ऊपर जाते देखते हैं या दिखाते हैं, तो उन्हें ये कतई नहीं दिखता है कि गाँव में लोग राशन की लाइन में खड़े हैं, या शहरों में ऑटो ड्राइवर पेट्रोल के बढ़ते दाम से परेशान हैं और भ्रष्टाचार से परेशान हैं। और सच ये है कि ये जो विरोधाभास है भारत की असली पहचान है। 2 देश एक साथ, एक अमीरों का देश, 10% अमीरों का देश, और दूसरा बेहद गरीबों का देश। सरकारी आंकड़े जो हैं वो पूरी तरह आप मान के चलिए झूठे हैं, भ्रम फैलाया जा रहा है। इंटरनेट में 2025 में वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के आने के बाद दावा किया गया, वायरल दावा किया गया कि भारत की जीडीपी करीब 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है, ऐसा बताया गया। लेकिन ये झूठ है। हमारे आंकड़े पारदर्शी नहीं है, वो सियासत के रंग में रंगे हुए हैं। जीडीपी की यह बहस सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। ये नीति की भी है। जब आप किसी समाज की तरक्की को सिर्फ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से आंकते हैं, जीडीपी से मापते हैं, तो आप उसके भीतर के दर्द को अनदेखा कर रहे हैं। भारत में 80% से अधिक लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर, असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो ना तो किसी सरकारी स्कीम में गिने जाते हैं, ना कि आर्थिक रिपोर्टों में इनकी चर्चा होती है। याद कीजिएगा 2016 का समय, जब रात के 8 या 9 बजे अचानक प्रधानमंत्री अवतरित हुए थे नेशनल मीडिया पर, दूरदर्शन पर, और उन्होंने कहा था कि आज से नोटबंदी की जा रही है और काले धन पर प्रहार होगा। लेकिन प्रहार किस पर हुआ? उस भारत पर प्रहार हुआ जो बेहद गरीब था। दावा तो मोदी जी का था कि काला धन खत्म होगा, लेकिन 99% नोट बैंक में वापस लौट आए, उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। यानी काला धन निकला नहीं, उल्टा वाइट कर दिया गया, सफ़ेद कर दिया गया। लेकिन 2016 में हम सब ने वो समय भोगा है। इकोनॉमी की रफ्तार थम गई थी, छोटे व्यापार ठप पड़ गए थे, ख़त्म हो गए थे, और लाखों मजदूर उस दौरान बेरोजगार हुए। और फिर आ गया 2017 में जीएसटी, एक देश एक कर के नारे के साथ। इसे आर्थिक सुधार बताया गया, लेकिन छोटे कारोबारियों के लिए एक दुस्वप्न बन गया है। इतने कठिन नियम हैं, इतने स्लैब हैं, और बेहद कमज़ोर जीएसटी पोर्टल है जिसने इंडस्ट्रियलिस्ट की भी कमर तोड़ दी है। आज भी भारत का जो टैक्स है उसका जीडीपी अनुपात मात्र 18% है, जो किसी भी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए शर्मनाक है। कम टैक्स है। टैक्स भरने वाले कुल लोगों की संख्या आप जानते हैं इस देश में कितनी है? मात्र 7%। इसका अर्थ ये निकलता है कि देश की बड़ी आबादी टैक्स व्यवस्था से बाहर है, जो ये बात मेरी प्रमाणित करती है कि असंगठित क्षेत्र में ज़्यादा लोग, 80% लोग काम करते हैं। और यही असंगठित भारत है जिस पर सबसे ज़्यादा बोझ पड़ता है, गरीबी का। यही वो वर्ग है जो हर चुनाव में बदलाव की उम्मीद करता है, लेकिन हर बार वही पुराने झांसे पाता है। सरकारें बदलती हैं, जुमले बदलते हैं, नारे बदलते हैं। 1972-73 को याद कीजिए, जब इंदिरा गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी दुर्गा माँ कहलाई जाती थी और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पूरा देश उनके इस नारे के
बहकावे में आ गया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और तब से सरकारें बदलती रही हैं, नीतियां बदल रही हैं, लेकिन इस वर्ग की स्थिति वहीं की वहीं है। आर्थिक सुधारों का लाभ हमेशा ऊपर तक जा रहा है, नीचे नहीं उतर रहा है। यही कारण है कि भारत की आर्थिक पिरामिड उल्टी दिशा में बढ़ रही है। अमीरी ऊपर ही ऊपर जा रही है और नीचे गरीबी फैलती जा रही है। एक और बड़ी गहरी चिंता की बात है, वो है हमारी अर्थव्यवस्था फॉरेन रेमिटेंस पर निर्भर हो गई है। 2024 में भारत को विदेशों से 129 अरब डॉलर की रेमिटेंस मिली थी, जो भारतीयों ने अपने देश में भेजी थी। यानी देश के बाहर काम करने वाले भारतीयों ने, इंजीनियरों ने, डॉक्टर्स ने, मजदूरों ने, नर्सों ने अपना पैसा भारत में भेजा था। यह रकम देश की जीडीपी का लगभग 3.5% है, लेकिन यह स्थायी आधार नहीं है। आप देख रहे हैं अमेरिका कैसे अपनी नीतियों को बदल रहा है, भारत के प्रति किस प्रकार उसका रवैया बदल रहा है। अगर ये सब भारतीय जो बाहर रह रहे हैं, इनको किसी कारण वापस अपने देश आना पड़ा, तो हमारी जीडीपी 3.5% कम हो सकती है। खाड़ी देशों का, पश्चिमी देशों का कभी भी नीति परिवर्तन हो सकता है, तो हमारी तो अर्थव्यवस्था की पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार को भी समझिए, यह अब भी हमारी आर्थिक रीढ़ को खोखला कर रही है। एक संस्था है, एक इंटरनेशनल बॉडी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो हर साल रिपोर्ट जारी करती है और उसकी ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भारत 180 देशों में 96 स्थान पर है, जहां भ्रष्टाचार चरम पर है। 60% नागरिक मानते हैं कि पिछले वर्षों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। हमारे सरकार बहादुर इस बात को नहीं मानते हैं। वो ये दावा करके आए थे कि काला धन खत्म होगा, भ्रष्टाचार खत्म होगा, लेकिन हुआ क्या है आप खुद देखिएगा, आपका एक्सपीरियंस इस बारे में होगा कि छोटी मोटी रिश्वत से लेकर बड़े कॉरपोरेट घोटाले तक सब मिलकर व्यवस्था के प्रति अविश्वास बढ़ा रहे हैं। अडानी समूह पर लगे आरोप और फिर उसके बाद सरकार की चुप्पी, यह क्या संदेश दे रही है? यह संदेश देती है कि भारत में अब क्रॉनिक कैपिटलिज्म, पूंजी और सत्ता का रिश्ता बहुत गहरा चुका है और ये बदलने वाला नहीं है। हमारी नौकरशाही भी विकास में बाधा है। एक कोई आप कंपनी शुरू कीजिए, एक सरकारी दफ्तर चले जाइए, किसी औद्योगिक उपयोग के लिए कोई ज़मीन का आपने लैंड यूज चेंज कराना है, तो आपको 1500 से अधिक नियम और पालन करना पड़ेगा और मंजूरियां लेनी पड़ेंगी। इसीलिए जब फॉरेन इन्वेस्टर भारत आता है तो सबसे पहले वो नियमों के जाल में फंस जाता है और उसको जुमले सुनने पड़ते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि हमने बिजनेस को सरल कर दिया है। विदेशी इन्वेस्टरों को हम लोग कहते हैं कि भारत निवेश के लिए खुला है, लेकिन असलियत ये है कि हमारे दरवाजे आधे बंद रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही चरम पर है। यही कारण है कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट आना चाहिए वो वियतनाम, इंडोनेशिया, यहाँ तक कि बांग्लादेश की ओर चला जाता है। महंगाई आम आदमी की सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। दाल, दूध, सब्जियां, पेट्रोल, गैस, सबकी कीमतों में पिछले कुछ वर्षों में 20 से 30% तक बढ़ा है। सरकारी आंकड़े भले ही कहते रहे कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है, लेकिन जब भी कोई भी व्यक्ति, मैं हूं या आप हों, हम सब्जी मंडी जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये आंकड़े जो हैं मुद्रास्फीति कंट्रोल में होने के, उसके थैले के वजन जितने भी, जो हमारी सब्जी का थैला है, उतने भी सच्चे नहीं हैं। भारत का गरीब आज पहले से कहीं ज़्यादा असुरक्षित है। उसे ना तो स्थायी नौकरी की गारंटी है, ना स्वास्थ्य की सुरक्षा है, ना शिक्षा की गारंटी है। महिला श्रम की भागीदारी का स्तर तो भारत की सबसे बड़ी विफलता आज भी बना हुआ है। आप लाख जुमले उछालिए, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण इत्यादि इत्यादि, लेकिन 2024 में केवल 25% महिला श्रम भागीदारी थी। इसका अर्थ यह है कि 4 महिलाओं में से एक घर में से 4 महिलाओं में से एक ही को रोजगार मिलता है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों में और भी नीचे है। आप कोई चीज़ ले लीजिए, शिक्षा, परिवहन, सुरक्षा, सामाजिक पूर्वाग्रह, सब कुछ महिलाओं को काम के दायरे से बाहर आज भी रखते हैं। ग्रामीण भारत, जिसे कभी देश की आत्मा कहकर पुकारा गया था, कर्ज और संकट में डूबा है। खेती की लागत बढ़ गई है, लेकिन फसल के दाम वही है। सरकार आज भी एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए तैयार नहीं है, और किसान आत्महत्या कर रहा है। हर बरस
78 बरस की आज़ाद भारत की यात्रा का ये कड़वा सच है कि हर बरस हजारों किसान आत्महत्या करते हैं। इतनी ज़्यादा जहाँ पर विडंबनाएं हों, उसमें सबसे बड़ी विडंबना ये आ रही है कि समाज का ध्यान अर्थव्यवस्था से ज़्यादा धर्म की बहसों पर है। टीवी पर रोज मंदिर और मस्जिद पर बात हो रही है, लव जिहाद पर बात हो रही है, एक नया जिहाद आ गया थूक जिहाद, उस पर बात हो रही है। रोटी की बात कोई नहीं कर रहा है। ये देश अब भावनाओं के बाजार में फंसा दिया गया है। फंसा नहीं है, फंसा दिया गया है, जहां भूख भी चुनावी मुद्दा नहीं रही। यही कारण है कि विश्व खुशी रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 2024 में हमारा स्थान 126वां था। नीदरलैंड जैसा सबसे छोटा देश, फिनलैंड जैसे छोटे देश टॉप में थे। हम तेजी से बढ़ रहे हैं लेकिन खुश नहीं है, और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। 1960 के दशक में समाजवादी नेता और चिंतक राम मनोहर लोहिया ने इसकी चेतावनी दी थी। मात्र देश को आज़ाद हुए 10-12 साल तब हुए थे। उन्होंने कहा था कि इस देश की गाड़ी बेतहाशा बढ़ रही है और उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये देश का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो पैटर्न है, उसमें चारों तरफ दलदल है। बीच बीच में कहीं कमल के रूप में ये मॉल, ये बड़ी बिल्डिंगें उगाई हैं, लेकिन चौतरफा दलदल है। हम नहीं चेते, हमारी सरकारें तब नहीं चेती थी, और जो बातें राम मनोहर लोहिया ने कही थी अब वो पूरी तरह साबित हो रही हैं। सरकारी आंकड़ों की बाजीगरी जारी रहेगी, भाषणों में सुनहरी तस्वीरें बनती रहेंगी, इलेक्शन के टाइम चल रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कही जाएंगी, दावे कही जाएंगे, लेकिन भारत की आत्मा उन गाँवों, गलियों और मजदूर हरिजन बस्तियों में बसती है जहां अब भी लोग 2 वक्त की रोटी के इंतज़ाम में लगे रहते हैं। जब तक ये व्यवस्था उनकी तकलीफ़ को नहीं समझेगी तब तक भारत विकसित नहीं हो पाएगा। बाकी आप आंकड़े देते रहिए, चौतरफा आंकड़े दीजिए। विश्व बैंक के ये जो डेटा आते हैं, जो बेंचमार्क ही अजीबोगरीब तय कर देते हैं। $3 को ये बताते हैं कि अगर कोई $3 प्रतिदिन कमा रहा है और उसकी परचेजिंग पावर मात्र 62 रुपया है प्रतिदिन, तो मानते हैं ये गरीबी रेखा से ऊपर हो गया है, अत्यधिक गरीबी रेखा से। इस प्रकार के आंकड़े दिल बहलाने के लिए तो ठीक हैं, लेकिन सच में ये अमृत काल नहीं है, ये वर्चुअली एक विष काल है। धन्यवाद।